A very good morning, students. Today we have to learn your paper number 3, Education in the Emerging Indian Society and School Administration. This is your syllabus. Education in the Emerging Indian Society and School Administration. एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी मीन्स कि इंडियन सोसाइटी के बारे में जानना एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की और स्कूल का जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में जानना। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन इज लर्न आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पेपर द स्टूडेंट आर एक्सपेक्ट टू। इस पेपर को पढ़ने के बाद हम स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे उसके बारे में 5 लाइनें हैं। सो फर्स्ट लाइन इज अंडरस्टैंड द डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। मीन्स भारत में शिक्षा के विभिन्न तथ्यों को समझें। ठीक है, नंबर 1 है अंडरस्टैंड द डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा के विभिन्न तथ्यों को आप समझें। नंबर 2 है हमारा डिस्क्राइब वेरियस फिलोसफीज एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लेक्शन। उनके बारे में आपने क्या शिक्षा प्राप्त की, क्या जाना, इसके बारे में आपको बताना है। नंबर 3 है एप्रिसिएट द रोल ऑफ वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की एजेंसीज क्या अप्रिशिएट करती हैं आपको, इसके बारे में बताना है। नो वेरियस सिग्निफिकेंट लीगल पॉलिसीज इंटिटेटिव कंसिडरिंग एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज। बच्चों से संबंधित कोई कानूनी नीतियों को समझना। एंड नंबर 5 है एक्वायरी प्रोफिशिएंसी इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन मैटर्स। स्कूल प्रशासन में एक्वायरी प्रवीणता प्रदान करना। ठीक है, चलिए अब हम यूनिट नंबर 1 पढ़ लेते हैं। लुक एट दिस नेचर एंड इमर्जिंग प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशन। इमर्जिंग की नेचर और प्रायोरिटीज़ का जो शिक्षा होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट यूनिट है 1.1 मीनिंग डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। मीनिंग और डेफिनेशन और स्कोप, क्षेत्र, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और इसका क्षेत्र, जिसका एजुकेशन का, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसमें है यूनिट 1.1 मीनिंग डेफिनेशन एंड स्कोप एजुकेशन ऑफ एजुकेशन। तो पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ओके, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, कुछ यहाँ पे अगर नोट्स में अगर कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम हो तो मैं ओरली आपको बता देती हूँ, आप ये ज़रूर सुन लीजिएगा, हो सकता है नोट्स में कुछ वर्ड्स रॉन्ग हो। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिच धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। यदि शिक्षा का शाब्दिक विश्लेषण किया जाए तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शिच शब्द एजुकेटम एंड एडुकेयर से हुई है। एडुकेटम एंड एडुकेयर से हुई है। एडुकेटम एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। एडुकेटम का
मीन्स होता है, एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। एडुकेटर का क्या होता है, एडुकेयर का टू एडुकेटेड टू ब्रिंग अप टू राइज, टू एडुकेटेड टू ब्रिंग अप टू राइज। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी शब्द एजुकेशन, इस प्रकार अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ प्रशिक्षण, संवर्धन, प्रदर्शन करने की प्रक्रिया से है। एजुकेशन शब्द ए एंड ड्यूको से मिलकर बना है, ए एंड ड्यूको, डी ड्यूको जो बोलते हैं ना। ए का अर्थ है ए से अंदर, सॉरी ए अंदर से, एवं ड्यूको का अर्थ बाहर लाना है। ठीक है, ए का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर लाना है। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके माध्यम से चरित्र का सृजन होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है एवं मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके माध्यम से चरित्र का सृजन होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है एवं मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ठीक है, अरस्तु के अनुसार डेफिनेशन 2-3 लोगों की उसमें लिखनी चाहिए, जिसका आपको इजी पड़े वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन करती है। शिक्षा जो होती है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी स्वस्थ होती है उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन करती है। देन नेक्स्ट है कष्ट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता की प्रगति है जिस पर वह पहुंच सकता है। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता की प्रगति है जिस पर वह पहुंच सकता है। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास सन्निहित होता है, मीन्स सम्मिलित होता है। बालक का जो विकास होता है उसमें मिला हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन। स्कोप ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ अति विस्तृत है। शिक्षा का अर्थ व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, अतः शिक्षा का संबंध मोटे तौर पर जीवन के प्रत्येक पक्ष से, एजुकेशन का संबंध हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष से है। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, शिक्षा के सामान्य वर्ग अनुभवों का पुनर्गठन एवं पुनः रचना। जॉन ड्यूबी के शब्दों में जीवन का मुख्य कार्य प्रत्येक पग पर अपने अनुभव के द्वारा जीवन को समृद्ध बनाना है। मीन्स जीवन का मुख्य कार्य प्रत्येक पग पर स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन को समृद्ध बनाना है कि पहले हम क्या सीख चुके हैं, आगे हम क्या सीख रहे हैं और आगे क्या सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पग पर अनुभव के द्वारा, जो हमारा पिछला हो गया, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम उस गलती को नहीं दोहराएं, करते हैं ना ये कोशिश, जिससे हमारी इस गलती से हमारे घर वालों को प्रॉब्लम हो, हमारे आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो, तो एक वो इस प्रकार का अनुभव हो जाता है जिससे हम वो गलती दोबारा नहीं करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, सीखते हैं कि ये गलती हमारे लिए हानिकारक थी, हमसे जुड़े लोगों के लिए हानिकारक है, तो हम ये गलती नहीं करें। तो ये होता है हमारा अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट है आवश्यकता की पूर्ति।
स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि शिक्षा कार्य यह पता लगाना है कि जीवन की समस्याओं को कैसे सुलझाना है और इसी बात की ओर संसार की आधुनिक सभ्य समाज का पूर्णतः ध्यान लगा हुआ है। मीन्स कि हमारी समस्याएं क्या हैं, जो हम अगर जीवित हैं, जीवन की समस्याएं हम कैसे सुलझाएं। जैसे आप पहले छोटा बेबी होता है तो उसको समस्या होती है, जब वो स्कूल जाता है तो समस्या होती है हम होमवर्क कैसे करें। जब थोड़ा बड़ा होता है, होमवर्क करना सीख जाता है, तो फिर उसको टेंशन रहता है कि हम अपनी लाइफ में आगे क्या करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो क्लास फर्स्ट से ही सोचने लगते हैं कि हमें लाइफ में क्या बनना है क्या नहीं। कुछ लोग होते हैं 12th क्लास तक भी नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना है। तो ये सब समस्याएं होती हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, घर वालों को भी प्रॉब्लम न हो, हम अपने पैरों पे कैसे खड़े हों। तो एक स्टूडेंट्स की लाइफ की ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या है कि हम अपने जीवन की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाएं, ठीक है। और इसी बात की ओर संसार के आधुनिक सभ्य समाज का पूर्णतः ध्यान लगा होता है। तो हमारा ध्यान लगा होता है इसी में कि हम अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकालें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये क्या मैं बता रही हूँ, स्कोप ऑफ एजुकेशन, ठीक है। पहले मैंने बताया स्कोप ऑफ एजुकेशन में उसकी डेफिनेशन बताई मैंने कि शिक्षा का क्षेत्र अति विस्तृत है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने शिक्षा के समान वर्ग अनुभवों का पुनर्गठन एवं पुनर्रचना। फिर उसी तरह ये हमारा क्या है, स्कोप है शिक्षा का, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि शिक्षा का स्कोप क्या है, आप हेडिंग देख करके उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति स्वामी विवेकानंद केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, कि अगर आपको पुस्तक बताएंगे तो आप खाना खाएंगे, पुस्तक बताएंगे तो आप पानी पिएंगे, पुस्तक बताएंगे तो आप सुबह ब्रश करोगे, मतलब पुस्तकीय ज्ञान से नहीं चलेगा। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो जाए। मीन्स हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो जाए। 10th क्लास पास हुआ, 12th क्लास पास हुआ, फिर कॉलेज पास आउट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि हम सोचते हैं ना कि अपनी लाइफ में कुछ करें, आगे बढ़ें, तो हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तम नागरिकता का निर्माण। माध्यमिक शिक्षा उपयोग के अनुसार शिक्षा को ऐसे चारित्रिक गुणों, आदतों तथा दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए जिससे नागरिक अपनी प्रजातंत्रीय नागरिकता के उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकें तथा उन प्रदत्तियों को नष्ट कर सकें जो व्यापक राष्ट्रीय तथा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के बालक हैं। नेक्स्ट है प्रौढ़ जीवन के लिए तैयारी। प्रौढ़ जीवन के लिए तैयारी मीन्स जब हम वृद्ध हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, वो लाइफ कैसे जिएं उसकी तैयारी। मिल्टन ने लिखा है, मैं उसको पूर्ण शिक्षा कहता हूँ जो मनुष्य को शांति तथा वृद्धि के समय व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक कार्यों को उचित रूप से करने के योग्य बनाती है। उनका कहना था मिल्टन का कि मैं उसको पूर्ण शिक्षा कहता हूँ, मैं उस शिक्षा को पूरी शिक्षा कहता हूँ जो मनुष्य को शांति तथा वृद्धि के समय व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक कार्यों को उचित रूप से करने के योग्य बनाती है। जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो जो हमारे सभी काम हैं वो खुद को करने के योग्य बनाती है। उस शिक्षा को उन्होंने उचित माना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा भावात्मक एकता। स्वामी दयानंद के अनुसार भाषा संबंध
भिन्नताओं और रीति रिवाजों के कारण अलगाव हुए हैं। जो अलगाव हुए मतलब भाषा लैंग्वेज के कारण और रीति रिवाजों के कारण कुछ अलगाव हुए हैं। उनको जोड़ने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनको आपस में जोड़ने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है तथा आराम व ऐश्वर्य का जीवन यापन करने के लिए तैयार करना भी होता है। अब क्या है, भावी जीवन की तैयारी। भावी जीवन, अच्छा जीवन कैसे जीना है उसकी तैयारी करना। ठीक है, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेश, नैतिकता का विकास, राष्ट्रीय एकता, ये सब क्या है, भावी जीवन की तैयारी करने के लिए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में एच मान के अनुसार केवल शिक्षा से ही हमारी सारी कमियां खत्म होती हैं। जन्मजात शक्तियों का विकास, फ्रॉबिल शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर की ओर प्रकट होती हैं। ठीक है, फ्रॉबिल शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर की ओर प्रकट होती हैं। अब वातावरण अनुकूलन, व्यक्तित्व का सर्वांग विकास, सामाजिक भावना का विकास, संस्कृति तथा सभ्यता का संरक्षण, अनुशासन में प्रशिक्षण। ये तो हो गया हमारा 1.1, इट्स अ कंप्लीट। नेक्स्ट में चलेंगे हम 1.2। इसमें क्या है 1.2 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन। मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है स्पेशल एजुकेशन में और जनरल एजुकेशन में। ठीक है, क्या एक है, तो हम पढ़ लेते हैं। शिक्षा के समान अर्थ एवं उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध है। इन तीनों के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है। शिक्षा के अर्थ, कार्य एवं उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध है। इन तीनों के बीच विभाजन रेखा खींचना कठिन है तो आसान भी है। अगर इन तीनों के बीच में डिवाइड करके अगर कोई रेखा खींची जाए तो वो कठिन है बट आसान भी है। फिर भी इसको समझने के लिए शिक्षा के अर्थ को जानना आवश्यक है। फिर भी इसको समझने के लिए शिक्षा का जो अर्थ होता है उसको जानना आवश्यक होता है। जैसे जैसे बालक वातावरण के संपर्क में आता है वैसे वैसे उसकी जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। मीन्स जैसे जैसे बालक वातावरण इन्वायरमेंट जो होता है हमारा आसपास का रहन सहन, रहने सहने का तरीका, लोगों से मिलना, बातें करना, ये जो माहौल होता है उससे क्या होता है, उस जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। मीन्स उस बालक की सोच बढ़ती जाती, विकास होता जाता है। इस संबंध में शिक्षा शास्त्री अरस्तु का कथन है। मीन्स अरस्तु ने इसके बारे में क्या कहा है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। जो शिक्षा होती है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। कोई भी कार्य में कोई लाभ नहीं होता, अतः आज के समय में शिक्षा के निम्नलिखित लक्ष्य, नीति एवं उद्देश्य तय किए गए हैं। शारीरिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य मानसिक विकास का उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। अब स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं
कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास करना है। स्वामी विवेकानंद की लैंग्वेज में, उनकी भाषा में ये है कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास करने के लिए होता है। ठीक है। उनके अनुसार लौकिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्ति हेतु व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना परम आवश्यक। मतलब उनकी भाषा में कहना है कि व्यक्ति का लौकिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्ति हेतु, इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना परम आवश्यक है। अब अरस्तु का क्या कथन है? अरस्तु का कथन है कि शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा जो होती है एक अच्छे शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा के उद्देश्य को बताते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें बच्चों में स्वावलंबी, हमारे जो बच्चे हैं वो क्या हो सके, स्वावलंबी बन सके। ठीक है, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। अंतर्निहित पूर्णता की अभिवृद्धि। स्वामी जी के अनुसार कोई भी व्यक्ति ज्ञान को बाहर से नहीं प्राप्त करता। मीन्स कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति ज्ञान बाहर से प्राप्त नहीं करता है, बल्कि ज्ञान तो उसके अंदर होता है, ही होता है। अंतर्निहित ज्ञान खोज करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। इसके माध्यम से ही मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति संभव है। मीन्स कभी कभी हम कुछ काम करते हैं ना, तो हमारे काम अगर सही नहीं रहता तो एक मन से आवाज़ आती है हमारे मन से कि ऐसा काम मत करो, सही नहीं है। वो कौन बोलता है? हमारी अंतर आत्मा बोलती है। ठीक है, क्योंकि हमारी आत्मा को ज्ञान है कि ये काम बुरा है, लेकिन फिर भी आजकल क्या होता है कि जो काम बुरा होता है उसी में मन लगता है। हमें मालूम है कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट हमें अच्छा लगता है फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, यूट्यूब चलाना, इसलिए हम चलाएंगे क्योंकि वो हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है। हम ये जानते तो हैं कि हमारे लिए हाइजेनिक है, बट हम उसे यूज़ करते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है। एक आत्मा हमारे अंदर की आवाज़ बोलती है कि इतना देर तक ऐसा बुरा काम मत करो, हमारे लिए अच्छा नहीं है। चोरी मत करो, हमारे लिए अच्छा नहीं है। गंदे लोगों से फ्रेंडशिप मत करो, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे मम्मी पापा को पसंद नहीं है। ये हमें मालूम तो है बट हम करते हैं। तो ये होता है अंतरात्मा का ज्ञान, जो हमें अंदर से पता तो होता है बट हम उसे फिर भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है भावी जीवन की तैयारी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, सामाजिक विकास का उद्देश्य। टैगोर जी के अनुसार समाज की सेवा करना ही शिक्षा का परम लक्ष्य है। टैगोर जी ने कहा कि समाज की सेवा करना ही शिक्षा का परम लक्ष्य। अब टैगोर जी की लैंग्वेज देखो, वो कहते हैं कि समाज की सेवा करना ही शिक्षा का सही लक्ष्य होता है। अतः शिक्षा के माध्यम से बालक का सामाजिक विकास किया जाए। शिक्षा के माध्यम से बालक का क्या किया जाए, सामाजिक विकास किया जाए, ताकि वह किसी भी परिस्थिति में स्वयं को समाज के अनुरूप ढाल सके एवं स्वयं को समाज में स्थापित कर सके। ताकि वो किसी भी सिचुएशन में समाज
के अनुरूप अपने आप को ढाल सके, ठीक है, और स्थापित कर सके अपनी पहचान को, स्वयं को स्थापित कर सके, ठीक है। इसका मतलब तो यही होता है कि जब हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो किसी फील्ड में हम आगे निकलेंगे, ठीक है। जब आगे निकलेंगे तो वो होता है सामाजिक तौर पे अपने आप को समाज के सामने रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं आजीविका का उद्देश्य। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जीविकोपार्जन हो, मतलब कि जीवन निर्वाह करने वाला होना चाहिए। शिक्षा जो बालक को आत्मनिर्भर ना बनाए, रोजगार ना दे, वह व्यर्थ है। ऐसी शिक्षा जो बालक को कोई जॉब न दिला पाए, आत्मनिर्भर ना बना पाए, वह शिक्षा क्या है? व्यर्थ है। आत्मनिर्भर के अभाव में व्यक्ति का कोई भी पक्ष विकसित नहीं हो सकता। बिना आत्मनिर्भर हुए व्यक्ति का कोई पक्ष विकसित नहीं हो सकता है। ये कौन कह रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं। अतः बालकों को बहु शिक्षा प्रदान की जाए जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करे। अतः बच्चों को बहु शिक्षा प्रदान की जाए जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर सके, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है वैल्यू ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का क्या वैल्यू है शिक्षा की, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं शिक्षा की ये वैल्यू क्या है। शिक्षकों एवं अभिभावकों के प्रति सम्मान, जो क्या है कि आजकल के डेट में 100 में सिर्फ 20% बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने तो यही देखा है अपने फील्ड में कि अगर टीचर ने कुछ कह दिया तो आजकल जो लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है, तो क्या करते हैं बच्चे कि उसका मिसयूज़ करते हैं। स्कूलों में भी ऐसा होता है, कॉलेजों में भी ऐसा होता है कि टीचर्स अगर बच्चों को कुछ कह देते हैं तो स्टूडेंट्स की यही बात रहती है कि हम तो आपके खिलाफ़ कंप्लेन कर देंगे। हमारे टाइम में ऐसा हुआ करता था कि अगर टीचर ने कोई बात बोल दी है तो हम लोग सिर उठा के उनसे जवाब नहीं दे पाते थे, उनकी आंखों में आंखें मिला के कि सर या मैम ऐसा है। हम लोग नज़रें नीचे करके उनसे बात करते थे। आज भी ऐसा होता है कि कहीं हम लोग देख लेते हैं उनको तो वही रिस्पेक्ट रहती है। हमारे टाइम में ऐसा होता था कि पेरेंट्स लोगों ने फुल छूट दे के रखी थी कि हमारे बच्चों के साथ आप कुछ भी करिए, बट हमारा बच्चे को पढ़ते आना चाहिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो। हम लोग ये नहीं कहते थे कि नहीं हम कंप्लेन करेंगे आपकी, ना, इट्स अ रॉन्ग थिंग, ये गलत सोच है। आप ये खुद सोचो, आपकी मम्मा घर पे हैं, आप कोई गलत काम करते हो, आई नो दैट कि आप लोग बड़े हो चुके हो, मुझे मालूम है ये चीज़, बट मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ आप लोगों को कि आपकी मम्मा ने स्टार्टिंग से जब से आप नर्सरी क्लास में हो होमवर्क नहीं करते हो तो डांट लगाती हैं, कभी कभी पिटाई भी पड़ जाती है। कई बच्चे अच्छे भी होते हैं जो मम्मा ने बोला फटाफट काम कर लिया, कई बच्चे और अच्छे होते हैं कि मम्मा के बोलने से पहले स्कूल वर्क कर लिया, कॉलेज वर्क कर लिया। बट क्या होता है कि मम्मा तो हमारी किसी न किसी बात में अगर गुस्सा हो जाती हैं, पढ़ने लिखने से रिलेटेड अगर बात रहती तो पनिश करती हैं, कभी थप्पड़ लगा दिया, छड़ी लगा दी। तो क्या हम अपने मम्मी पापा के लिए कंप्लेन करने जाते हैं? तो एक टीचर हमारी मम्मा होती है, हमारी मम्मी एक टीचर होती हैं, ठीक है। पहला वर्ड सिखाती हैं वो हमें। उसके बाद जो हम थोड़ा और बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमारा जो टीचर होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं। तो जो हमें अच्छी बातें बताता है, सही मार्ग दिखाता है, तो हम उसके खिलाफ कंप्लेन करने की धमकी देते हैं। ऐसे सोच वाले बच्चे कभी आगे नहीं जा सकते, मैं यही मानती हूँ। तो आई विल रिक्वेस्ट यू चिल्ड्रन कि प्लीज़ ये नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड से निकाल दो। पॉजिटिव चीज़ें रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपके पास आएंगी। सोच अच्छी रखिए। मेरे कहने का मतलब इतना है कि रिस्पेक्ट करिए अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने बड़ों की, क्योंकि जो इंसान अपने से बड़ों की, अपने से छोटों की, अपने से बराबरी वालों की, टीचर्स की
पेरेंट्स की, सबकी रिस्पेक्ट करता है, वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ। अगर आप लोग ये सोचो कि अरे मैम बहुत लेक्चर देती हैं, नो, एक अच्छी बात बता रही हूँ। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो एजुकेशन के साथ साथ लोगों की पॉजिटिव ब्लेसिंग लेके भी चलिए। अच्छी जो ब्लेसिंग होती है ना, हमारी आशीर्वाद जो होता है ना बड़ों का, वो हमें बहुत आगे तक ले जाता है। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक आ गया था इसलिए मैंने ये बात बोल दी, ठीक है। तो शिक्षकों एवं अभिभावकों के प्रति सम्मान। वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि विद्यालयों के मन में वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि विद्यालयों, यहाँ से आप लोग हटा दीजिएगा, आप लोग विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के मन में वह आदर व सम्मान देखने को नहीं मिलता जो पूर्ववर्तन काल में देखने को मिलता था। मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि हमारे टाइम में हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे टीचरों की। इसका मतलब यह है कि समाज तेजी से पश्चात सभ्यता की ओर बढ़ रहा है। जो न्यू जनरेशन है वो आगे बढ़ रही है एवं मूल्यों की क्षति हो रही है। मीन्स वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो हमारे पहले थी। साथ ही हमारे समाज में मूल्यपरक शिक्षा की होड़ एवं वैज्ञानिक शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जा रहा है। अतः यह समाज शिक्षक एवं अभिभावकों का परम कर्तव्य है कि वह बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करें ताकि बच्चों में वैज्ञानिक शिक्षा के साथ साथ उनके अंग समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों का विकास हो सके, जिससे उनके मन में सभी के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो सके। ओके, इसका कहना है कि जो पहले के जो बच्चे होते थे वो अपने टीचरों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बट आज के डेट में उन बच्चों में वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इसलिए ऐसी शिक्षा प्रोवाइड की जाए कि जो पहले का टाइम था, रिस्पेक्ट थी टीचरों की, पेरेंट्स की, वो सब भी आए। निःशक्त गरीबों एवं पिछड़ों के प्रति दया भाव का व्यवहार। समाज के स्वार्थी होने का कारण मूल्यों में हुई कमी है। जो समाज के लोग सेल्फिश हो चुके हैं ना, वो मूल्यों में हुई कमी के कारण है। इसलिए बच्चों को मूल्यपरक शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। इसलिए बच्चों को उसकी कीमत क्या है उससे रिलेटेड शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। मूल्यपरक शिक्षा के द्वारा ही बच्चों में गरीबों, निःशक्तजनों एवं पिछड़ों के प्रति दया भाव पैदा होंगे। मतलब यही एक शिक्षा है जिससे गरीबों के प्रति आप लोग के मन में शिक्षा भाव पैदा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मानवीय मूल्यों का विकास। मानवीय मूल्यों का विकास करना मूल्यपरक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। मानवीय मूल्यों का विकास करना मूल्यपरक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। बच्चों में मानवीय मूल्यों के विकसित हो जाने पर वह सदैव नैतिकता, ईमानदारी, सच्चाई, उदारता, सहिष्णुता के मार्ग पर चलता है। मीन्स अगर बच्चों को मानवीय मूल्यों के बारे में पता हो तो उसके बीच में उसके अंदर ईमानदारी और सच्चाई रहती है। मूल्यवान बनाना। मूल्य एक शिक्षा का उद्देश्य है। मानव को समाज के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान बनाना है ताकि वह सामाजिक विकास में सहयोग कर सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य है कि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना ताकि वह देश, नियमों, कानून के प्रति सम्मान प्रकट कर सके। नेक्स्ट है मूल्यों की हानि।
मनुष्य के स्वार्थी होने में वर्तमान समय में मनुष्यों की हानि या क्षति हो रही है। मूल्यों के ह्रास के लिए काफ़ी हद तक हमारा समाज, शिक्षा जिम्मेदार है, क्योंकि कोई भी मनुष्य जन्मजात बुरा नहीं होता, उसे वातावरण बुरा या अच्छा बनाता है। जब बालक जन्म लेता है तो उसका हृदय पवित्र होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका दिल पवित्र होता है। उसमें जाति पाति का भेद नहीं होता, उसमें जाति पाति का भेद नहीं होता, उसमें मानवीय मूल्य होते हैं। धीरे धीरे जब वह बड़ा होता है तो उसमें झूठ, स्वार्थ, हिंसा, घृणा आदि पनपने लगते हैं। वह इनके वशीभूत हो जाता है, मीन्स उनका आदी हो जाता है। मूल्यों को कायम रखने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा नीति में सुधार करना है। वर्तमान समय में गिरते मूल्यों को ऊपर उठाने हेतु तो शिक्षा को ऊपर उठाना आवश्यक है। वर्तमान छात्र ही भावी समाज का निर्माता होता है। अतः छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे उनका सामाजिक व शैक्षणिक विकास हो सके व मूल्यों का संरक्षण किया जा सके। नेक्स्ट है 1.4 जेंडर इक्वलिटी, वुमेन्स एजुकेशन विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू स्पेशल एजुकेशन। स्त्री शिक्षा का इतिहास, एक लेडी की शिक्षा का इतिहास भी आप लोग जान लीजिए क्या था। प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा काफ़ी उन्नति पर थी। स्त्रियां न केवल वैदिक साहित्य का अध्ययन करती थीं बल्कि वह रचना भी करती थीं। स्त्रियां शास्त्रों में भाग लेकर पुरुषों की बराबरी करती थीं, लेकिन स्त्रियों की शिक्षा यह दशा अधिक दिनों तक न रह सकी। जब हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ तो स्त्रियों की शिक्षा काफ़ी प्रभावित हुई। मीन्स जब हिंदू धर्म का उदय हुआ या पुनरुत्थान हुआ तो स्त्रियों की शिक्षा काफ़ी इफ़ेक्ट हुई स्त्रियों की शिक्षा पर। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा, महात्मा बुद्ध ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। जो महात्मा बुद्ध थे वो एक स्त्री शिक्षा पर महत्व बल दिए। उनका कहना था कि स्त्री शिक्षा का संगठित प्रचार हुआ। उनका कहना था कि स्त्री शिक्षा का संगठित प्रचार हुआ एवं सफल भी रहा। मतलब उन्होंने जो प्रयास किए तो उनके प्रयास सफल रहे। स्त्रियां धार्मिक क्षेत्र में भी आगे थीं। स्त्रियां धार्मिक क्षेत्र में आगे थीं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। किंतु इस काल में स्त्री शिक्षा निम्न वर्ग के लोगों, स्त्रियों के लिए सुलभ नहीं थी, क्योंकि जो इस काल में स्त्रियों की जो शिक्षा थी अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए सुलभ नहीं थी। मध्यकाल में शिक्षा, भारत में मुसलमानों की सत्ता स्थापित हो जाने के कारण, जब भारत में मुसलमानों की सत्ता स्थापित हो गई तो उसके कारण देश में पर्दा प्रथा प्रारंभ हो गई। देश में क्या है? पर्दा प्रथा प्रारंभ। देखा होगा आप लोगों ने ही, ज़्यादातर मुसलमानों की लेडीज़ें बुर्खा पहने रहती हैं, जो पर्दा प्रथा होता है। हिंदुओं में सुरक्षा की दृष्टि से बाल विवाह प्रारंभ हो गया। आज भी कहीं कहीं होता है, अब मैं प्रॉपर उस जगह का नाम नहीं लूँगी, लेकिन होता है, जो चीज़ गलत है। तो बाल विवाह का प्रथा प्रारंभ हो गई। कम आयु की लड़कियों को भले ही थोड़ा ज्ञान प्राप्ति कर लेती थीं, उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती थी। कम आयु की जो लड़कियां थीं वो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती थी। आज की डेट में तो हमारे मम्मी पापा हम लोग को इतना पढ़ा रहे हैं कि हम जितना आगे बढ़ सकें उतना अच्छा है। इस युग में बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा में विशेष बल नहीं दिया गया। मतलब मध्यकाल में विशेष बल नहीं दिया गया था।
औरतों की शिक्षा में। ठीक है। आधुनिक काल में शिक्षा। आधुनिक काल को निर्विरोध रूप से नारी जागरण के रूप में जाना जाता है, परंतु इतना होते हुए भी बहुत दिनों तक स्त्री शिक्षा का बहुत कम प्रचार हुआ। आधुनिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी शासन काल से बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाई गई। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि कंपनियों को अपने कार्यालयों में शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता नहीं थी। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। इस काल में निजी स्कूल अवश्य खोले गए। सन 1854-1902 तक 1854 से 1902 तक शिक्षा में काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। 1954 के घोषणा पत्र में सरकार ने स्त्री शिक्षा की सिफारिश की और इसके विस्तार के लिए हर रोज का प्रयत्न आवश्यक बताया गया था। बालिका विद्यालय खोले जाने पर अनुदान देने की प्रथा शुरू की गई। सन 1902 से 1917 तक बालिकाओं में शिक्षा का विकास तेज गति से हुआ तथा लोग शिक्षा में रुचि तथा ध्यान देने लगे। शिक्षा विभाग ने भी बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रयास किया। शिक्षिकाएं महिलाएं सब रखी जाने लगी, जो टीचर्स थी लेडीज़ रखी जाने लगी। इस युग में महिलाएं अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं छूट की व्यवस्था भी की गई ताकि विद्यालयों महाविद्यालयों में बालिकाओं की वृद्धि की जा सके। भारत में लिंग समानता। हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं ना, हम गर्व कि हम 21वीं शताब्दी में रहते हैं। जो एक बेटा पैदा होने की खुशी में जश्न मनाते हैं और बेटी पैदा होने की खुशी में जश्न मनाते हैं और बेटी पैदा होने पर शांत हो जाते हैं। बेटा पैदा होने पर कई जगह देखा गया है कि वो बरहों जैसा फंक्शन किया जाता है और बेटी पैदा होने पर कुछ खास स्माइल नहीं रहती। हाँ बेटी हुई है, बेटा हुआ है तो बहुत उससे हाँ बेटा हुआ है, अब बेटी होती है तो हाँ बेटी हुई है, ऐसा मतलब लोगों का रिएक्शन होता है, वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले मारते आ रहे हैं। यदि सौभाग्य से वह बच जाती है तो उससे भेदभाव के अनेकों तरीके अपनाते हैं, जबकि हमारा धर्म इनको देवी मानता है। ये भी कहा जाता है कि देवी हैं और उनके साथ गलत व्यवहार भी किया जाता है। भारतीय समाज में लिंग समानता का मूल कारण इसकी पितृ सत्तात्मकता निहित है। सिल्विया बॉम्बे के अनुसार पितृ सत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया या व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रमुख जमाता है, मतलब अपना हक जमाता है, उसका शोषण करता है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, मारता पीटता है। मीन्स कि अगर हस्बैंड नहीं है तो लड़की की कोई लाइफ नहीं है, ऐसा होता था। बट आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर हस्बैंड नहीं भी है तो भी लेडीज़ें सक्षम हैं अपना काम करने में। लेडीज़ें बाहर भी आती हैं, लेडीज़ें जॉब करती हैं, लेडीज़ें घर संभालती हैं। अगर हस्बैंड नहीं है तो भी बिना आदमी के भी एक औरत की ज़िंदगी है। पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था कि हस्बैंड की डेथ हो गई है तो औरतें भी अपने आप को सती कर लेती थी, सती हो जाती थी। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है, चाहे वह हिंदू मुस्लिम व अन्य कोई हो।
प्राचीन भारतीय हिंदू निर्माता मनु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि औरतों को बाल्यकाल में ही पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन, वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। मुसलमानों में भी समान स्थिति है। यहाँ तो भेदभाव और परतंत्रता के लिए मंजूरी धार्मिक ग्रंथों और इस्लामी परंपराओं द्वारा प्रदान की जाती है। मीन्स कि अगर एक लेडीज़ है तो जब एक लड़की का जन्म हुआ है तो वो अपने पापा पर डिपेंड रहे, और शादी हो गई है तो अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहे, और जब बुढ़ी हो जाती है तो अपने बच्चों पर डिपेंड रहे। ऐसा था उस टाइम का ज़माना कि एक आदमी के बिना औरत की कोई लाइफ नहीं बताई जाती थी। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, बिना आदमियों की भी लाइफ होती है लड़कियों की। ज़रूरी नहीं है कि हमने शादी नहीं की तो हम जी नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी के बिना एक औरत रह लेगी, बट आज के टाइम में ऐसा भी है कि हमें अपने काम, अपने सपने पूरे करने हैं। कोई ये कहे कि पहले पापा के ऊपर डिपेंड रहो, फिर हस्बैंड के ऊपर, फिर बच्चों के ऊपर, तो नो, ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। एक लड़कियों के दिमाग में ये सब सोच नहीं डालनी चाहिए। लड़कियों के दिमाग में अक्सर ये सोच डालनी चाहिए कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, आप अपने आप को प्रूव करो। हस्बैंड तो हैं, हस्बैंड तो रहें, पापा हैं, पापा रहें, बच्चे हैं, बच्चे रहें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमारी एक अलग पहचान होनी चाहिए जो हमारे नाम से लोग जाने हमें। हमारे पेरेंट्स तो हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन हमारी भी तो कोई पहचान होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं लैंगिक समानता की परिभाषा। लिंग सामाजिक संस्कृति शब्द है। लिंग जो है सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। सामाजिक परिभाषा से संबंधित करते हुए समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है, जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में शक्ति के कार्य के संबंध हैं, जहाँ पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह लिंग को मानव निर्मित सिद्धांत समझना चाहिए, जबकि सेक्स मानव की जैविक या प्राकृतिक विशेषता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1.5 प्री वोकेशनल एजुकेशन, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो बालक से व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए पूर्व आवश्यकताओं को उपलब्ध कराती है। जिस प्रकार से यदि हम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके पहले हमें अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, ABCD, ओके, अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व हमें इस शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है कि यह शिक्षा अधिकांशतः पिछड़े हुए बालक व निःशक्त बच्चों को प्रदान की जाती है। मानसिक मंदता की स्थिति में जब कोई बालक 15 से 18 वर्ष की आयु का हो जाता है तो उसे पूर्व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा से लाभ क्या क्या होते हैं? पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की ओर बढ़ने का पहला चरण है। यह विशेष बालकों के लिए बहुत लाभकारी है। विशेष बालक मीन्स स्पेशल चिल्ड्रन, ओके, अक्षम बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा को नंबर 1 व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करके, नंबर 2
पूर्व व्यावसायिक शिक्षा से बालकों का व्यावसायिक शिक्षण के प्रति आकर्षण होना, ये सब चीज़ें हम व्यावसायिक शिक्षा के ये हमारे लाभ हैं। नंबर 3, बालकों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण बनाने में सहायक। नंबर 4, बालक का कौशल विकास। नंबर 5, बालक में समूह की भावना का विकास। नंबर 6, बालक को उनकी रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने में सहायता। नंबर 7, समस्या समाधान संबंधी कौशलों में वृद्धि। नंबर 8 आदि अनेक प्रकार के लाभ पूर्व व्यावसायिक शिक्षा से हो सकते हैं। इससे ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी हैव टू लर्न नेचर ऑफ इमर्जिंग प्रायोरिटीज़ ऑफ एजुकेशन, यूनिट फर्स्ट। इट्स ओवर। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया सो कॉल मी दिस नंबर एंड हैव अ नाइस डे। सी यू टुमारो।